Hello all my dear students, a very good morning and welcome back in my class। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 टेक्स्ट बुक साइंस की जो है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर 1 तो हमें पढ़ना है, दूसरा गाइस हमें एक चैप्टर पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर एकदम सिमिलर, एक टाइप के, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चैप्टर हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ना इसलिए यहाँ पर जरूरी हो गया क्योंकि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझना है तो स्ट्रक्चर को समझने से पहले तो आपको ये जानना होगा ना कि भाई मैं जिसका स्ट्रक्चर समझने जा रहा हूँ वो चीज आखिर है क्या। बात आ गई ना समझ में। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। बात आई आपको समझ में। एक चीज गाइस मैं आपको और बताना चाहूंगा क्लास को शुरू करने से पहले कि जितना भी आपका क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का सिलेबस है ये इस चैप्टर से रिलेटेड वो तो मैं आपको कवर कराऊंगा ही पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम। साथ ही साथ में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए, वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो पूरी पेशेंस के साथ आपको क्लास में अटैच रहना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। एकदम दिमाग से सारा कूड़ा कचरा निकाल के एकदम पेशेंस के साथ में पूरा कंसंट्रेट होके आप क्लास को अटेंड करिएगा। दूसरी एक बात और मैं बता दूं कि जब ये चैप्टर मैं पढ़ाकर खत्म कर दूंगा, सारे पार्ट्स इस चैप्टर के ओवर हो जाएंगे, तो मैं आपको इस चैप्टर का एक 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो भी बना के प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपका रिवीजन भी पूरे जितने लेक्चर्स हम बनाएंगे ना उसका पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा लगे हाथ। लेकिन वो 1 शॉर्ट वीडियो अब आप कहेंगे कि सर तो फिर एक काम करते हैं ये वाली वीडियो रहने देते हैं, हम सीधे वो 1 शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। लेकिन भाई वो 1 शॉर्ट वीडियो आपको तब समझ में आएगी जब आप ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे पहले। बात आई समझ में। तो ज़्यादा ट्रिक्स हमें यहाँ पर नहीं लगानी है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। बात आ गई समझ में। जस्ट ऐसे ही चिल करते हुए एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत हो गई बकवास, खेला शुरू किया जाए। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जो सुनाया करती थी आपकी दादी माँ। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि दादी माँ की वो कहानी होती थी झूठी, मतलब उसे हम कहते थे फेरी टेल। लेकिन यहाँ पर जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ना वो एकदम सच्ची कहानी है, एकदम सत्य घटना है और इसमें फेरी टेल जैसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी एकदम पेशेंस के साथ कहानी को सुनिएगा। कहानी स्टार्ट होती है। कहानी का पहला पार्ट है हम ह्यूमंस। ठीक है, क्योंकि जब देखिए जब भगवान ने ये सुंदर सी धरती बना दी, हम ह्यूमंस को इस धरती पे भेजा, तो अब हमारे दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो गए। ठीक है, आइडियाज़ किस टाइप के? हम ह्यूमंस क्रिएटिव नेचर के, हम लोगों ने यह सोचना स्टार्ट कर दिया अरे ये इतना सुंदर पेड़, ये इतनी अच्छी नदी खूबसूरत सी बह रही है, ये कितना सुंदर फूल। ठीक है, सारी चीज़ें हमने नोटिस करना शुरू की। अब आइडिया ये आया आखिर ये सारी चीज़ें मिलकर बनी किससे हैं? हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी है? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसने इन सबको बनाया है। तो अब लोगों के मन में ये समस्या धीरे धीरे छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बनने लगी। लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि आखिर क्या है ऐसा जो इन सब चीज़ों को बनाता है, डेवलप करता है। तो लोगों ने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए एक रास्ता निकाला और लोग पहुंच गए बाबा जी के पास। किसके पास में? बाबा जी के पास में। और बाबा जी का नाम क्या था? तो बाबा जी का नाम था महर्षि कणाद। बाबा जी का नाम क्या था? महर्षि कणाद। अब महर्षि कणाद को जब इन लोगों ने अपनी समस्या बताई कि बाबा बड़े कष्ट में हैं, तो बाबा ने पूछा बच्चा क्या कष्ट है? तो बच्चों ने क्या बताया कि बाबा ये समझे में नहीं आ रहा है कि ये जो फूल इतना खूबसूरत सा दिख रहा है, ये इतना सुंदर पेड़ है, ये जो इतनी बढ़िया नदी बह रही है, ये सब मिलके किससे बना है, ये समझ में नहीं आ रहा ना, यही बहुत बड़ी समस्या है। तो बाबा ने बोला अरे बस इतनी बात? बाबा ने बोला बच्चा ये सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ है। बाबा ने एक बात तो ये बोली कि ये जो भी तुम कुछ देख रहे हो, ये नदी, ये वृक्ष मतलब ट्री और ये फ्लावर, ये सब क्या है? पदार्थ है, यानी सब्सटेंस है, मैटर है। बात आ गई समझ में।
फिर लोगों ने कहा अरे ये तो हमको भी मालूम है पदार्थ है, लेकिन बना किससे है ये बताइए। तो बाबा जी ने ये बोला कि आप अपने आसपास जितना भी पदार्थ देखते हैं, जितना भी मैटर देखते हैं, वो सब कुछ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स से। बाबा जी ने बोला कि जितना भी पदार्थ आप अपने आसपास देख रहे हैं, जितना भी मैटर, वो सब कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनसे मिलकर बना है। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं ना कि आप इन्हें नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हो। इसे देखने के लिए मुझ जैसे बाबा की दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। बात आई समझ में? मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं देख सकता हूँ, बस उन्होंने बोला इतना छोटा पार्टिकल है कि आप देख नहीं सकते हो। समझ में आ गई बात? अब इस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या रख दिया? ये जो पार्टिकल था कैसा था? पहले तो आपको याद रखना होगा, इंडिविजुअल था, मतलब कि इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? तो इसका नाम उन्होंने अपने नाम पर क्या रख दिया? कण। उसे हिंदी में क्या कहा गया? कण, जिसे हम ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं। बात आई समझ में? महर्षि कणाद के नाम पे उसे क्या कहा गया? कण कहा गया। लोगों को मिल गया उनकी समस्या का समाधान, लोग बड़े खुश हुए, चढ़ावा उड़ावा चढ़ाया बाबा जी को, दक्षिणा वक्षिणा दी और चल दिए। उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद में सुखी जीवन एकदम लोगों का व्यतीत हो रहा था। फिर एक समस्या मन घर कर गई मन में, ठीक है, बिकॉज हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं और समस्याएं तो खत्म ही नहीं होनी। एक हल हुई तो दूसरी आ ही जाती है, छोटी बड़ी कुछ भी हो। अब नॉर्मल हम लोग समस्याएं ले ही लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भी हमारे लिए समस्या ही है, लेक्चर लंबा हो गया वो भी हमारे लिए समस्या ही है। बात आई समझ में? तो इन सब समस्याओं को इग्नोर करते रहिएगा, ठीक? आप लोग इनसे परेशान ज़्यादा मत होइएगा। चलिए कहानी कंटिन्यू अपनी करते हैं। तो समस्याएं वापस अब क्या शुरू होने लगी? लोग ये तो समझ गए कि ये वृक्ष हो गया, मतलब ट्री, ये फ्लावर हो गया, ये रिवर हो गई जो नदी बह रही है, ये सब मिलके बना है कण से, यानी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से। बाबा जी ने बता दिया। अब नई समस्या ये थी ना कि क्यों ये जो नदी बह रही है ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ये पानी बह रहा है, क्यों ये जो पत्थर रखा हुआ है जिसपे वो फूल उगा है, पत्थर के नीचे से वो पत्थर सॉलिड है। बात आई समझ में? और क्यों ये जो आग से धुआं निकल रहा है ये कैसा है? गैस फॉर्म में निकल रहा है। अब लोगों को ये भी समस्या थी कि आखिर जब सारी चीजें इस एक ही टाइप के कण से मिलके बनी है, इसी एक कण से, तो सारी चीजों को एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन अब ये सारी चीजें एक जैसी भी नहीं है, कोई पानी की तरह बह जा रहा है, कोई धुएं की तरह उड़ जा रहा है, कोई पत्थर की तरह सॉलिड है एकदम। अब लोगों ने फिर अपनी समस्या इकट्ठा की, मतलब लोग इकट्ठा हुए, आचार विचार हुआ सबके। अब लेकिन आपस में तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं, तो लोगों ने कहा ना यार ये बाबा जी ना आधा ही समस्या का समाधान करते हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, चलो दूसरा बाबा पकड़ते हैं। तो इन लोगों को अब की बार गाइड किया किसने? श्रीमान कट्टायामा जी ने। थोड़ा सा नाम अजीब है इनका, कट्टायामा, ऐसा लगता है मार काट करने जा रहे कहीं, ठीक है। तो कट्टायामा जी के पास ये लोग गए और इन्होंने अपनी समस्या उनको बताई। तो कट्टायामा जी ने कहा अरे बेटा ये इतनी तुच्छ समस्या लेकर आए हो आप मेरे पास, ये तो बहुत तुच्छ समस्या है। कट्टायामा जी ने इन लोगों को क्या बोला कि कण जो है प्रेजेंट, महर्षि कणाद ने जो कि बताया कि हर पदार्थ हमारे आसपास किससे मिलके बना है? कण से। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन अब आपकी समस्या क्या है कि क्यों कोई चीज़ सॉलिड बन जा रही है, क्यों कोई चीज़ गैस है और क्यों कोई सब्सटेंस यानी कोई पदार्थ लिक्विड है। तो कट्टायामा जी ने इसका सॉल्यूशन क्या दिया कि जिसमें कण ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कण जिसमें खूब ज़्यादा है, कोई सब्सटेंस ऐसा जिसमें कि कण कैसे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गए हो, वो चीज़ क्या बन जाती है? सॉलिड बन जाती है। जिसमें कण सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से कम आए होते हैं वो सब्सटेंस क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। और वो सब्सटेंस जिसमें ये जो कण होते हैं वो बहुत ही कम आए हो, मतलब बहुत ही कम कण मिले हो आपस में, वो सब्सटेंस क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो अब यहाँ से लोगों ने फिर से चैन की सांस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर एक बार फिर से मिल चुका था। किसके थ्रू? महर्षि कणाद और कट्टायामा के थ्रू। अब ये बात कहाँ की थी? इंडिया की। इंडिया के लोग तो अब ये जान चुके थे कि भैया ये जो हमारे आसपास पदार्थ बने हैं ये किससे बने हैं, ये जो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस बन जा रहा है, क्यों बन जा रहा है। लेकिन अदर जो कंट्रीज थी, जैसे एक पॉपुलर कंट्री ग्रीक हो गई,
वहाँ के लोग ना अभी भी इसी समस्या से जूझ रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, कैसे बना है, क्यों ये ऐसा है, क्यों ये वैसा है। तो उन लोगों ने भी क्या किया कि अपने यहाँ से टोन मारना शुरू की सबको। यू नो द मीनिंग ऑफ टोन, मतलब कि कोसना शुरू किया, अरे तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे वगैरह करके। तो वहाँ से भी भैया 2 लोग उठ गए, 2 फिलोसफर वहाँ से भी, जिसमें से एक का नाम क्या था, डेमोक्रियस। अब डेमोक्रियस जब वहाँ से उठे तो वो इसी रिसर्च में निकल गए ना कि बहुत हो गया, तुम लोग बहुत सुना चुके, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस चीज़ से मिलके सब कुछ बना है। निकल पड़े ट्रैवलिंग पे, रिसर्च करने की, देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा ही जो बता देगा। अब हुआ क्या, रिसर्च करते करते भाई साहब पहुँचे इंडिया, और जब इंडिया ये पहुँच गए तो इन्होंने देखा, अरे बाप रे, यहाँ के पीपल तो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, इन लोगों को मालूम है कि ये सब चीज़ें किससे मिलके बनी हैं, इनको ये भी मालूम है कि क्यों ये वैसा है, क्यों ये ऐसा है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ से पूरी नॉलेज इकट्ठा की, पोथी पत्री उसकी बनाई, रिसर्च फाइल पूरी उसकी बना के पहुँच गए अपनी कंट्री ग्रीक में। अब वहाँ जाते ही होने लगा भैया ज़ोर ज़ोर से इनका स्वागत। क्यों होने लगा, क्योंकि लोगों ने ये सुना कि ये हमारे सवालों के जवाब ढूंढ के आए हैं, तो इनका होने लगा स्वागत। लोगों ने पूरी कमेटी बैठाई, बोला कि बताओ आप क्या जान के आए हो, हमारी समस्या का समाधान आपको मिल गया है। सॉरी। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ, मैंने आपकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और सारा क्रेडिट मुझे मिले, किसी और को ना जाए। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि महर्षि कणाद की जो बात है ना, उसी को इन्होंने दूसरे अंदाज में थोड़ा सा बोल के चिपका दिया लोगों के ऊपर। क्या बोला इन्होंने कि हमारे आसपास, आपके आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब की सब किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से। बस इन्होंने क्या किया, जिसको कहा जाता है एटम, इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, एटम रख दिया। महर्षि कणाद ने जिसका पार्टिकल का नाम कण रखा था, उन्होंने मतलब डेमोक्रियस ने उसका नाम क्या रख दिया, एटम रख दिया। इनको ये एटम वर्ड मिला कहाँ से, तो एटम वर्ड ये इनकी खुद की कंट्री ग्रीक का ही था, ये ग्रीक वर्ड है। और एटम वर्ड ग्रीक वर्ड एटोमियो से इंस्पायर्ड है। इनकी कंट्री में एक वर्ड चलता था एटोमियो, और एटोमियो का मतलब क्या होता था, समथिंग विच इज इनडिविजिबल, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके। वही इन्होंने एज इट इज वर्ड उठाया एटोमियो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया एटम, और एटम वर्ड लोगों के सामने चिपका दिया। ये पूरी सभा तालियों से कह रहे वाह, ये डेमोक्रियस ने खोज निकाला हमारी समस्या का समाधान, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई खूब अच्छे से। जो महर्षि कणाद वगैरह ने, कट्यायामा ने बोला था कि क्यों कोई चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस बन जाती है। तो इस तरह से एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो यहाँ पर 2 फील्ड्स हमारे आसपास बन जाती है। ठीक है, अब ये 2 फील्ड्स कौन कौन सी, एक तो ये इंडिया, जिसने महर्षि कणाद को माना जाता है कि इन्होंने एटम के बारे में बताया, और ग्रीक में चलता है कि नहीं भाई डेमोक्रियस ने बताया। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना अपना काम सब लोग चला लेते हैं यहाँ पर। तो ये एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट, एंशिएंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। लेकिन आज देखिए, जो हम ये अराउंड बात अगर हम करें ना, तो ये 5000 BC के आसपास की बात है। ठीक, लेकिन आज हम एटम के बारे में जितनी बातें जानते हैं, मतलब मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेना, तो ये सब जानने में ना हम लोगों को 400 से 500 सालों का समय लग गया पूरा का पूरा। बात आ गई समझ में। अब हुआ क्या, ये जब एटम नाम लोगों को पता चल गया, सब कुछ पता चल गया ना, तो लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम ध्यान देना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों के जहन से ये बातें उतरती गई, सब कुछ समाप्त होता गया। अब जब नए पीढ़ी में लोग आए, नई जनरेशन आई, तो अब उनके सामने थोड़ी सी साइंस डेवलप हो चुकी थी, तो फिर से यही समस्या उठ के वापस क्रिएट हो गई। फिर से लोगों ने यही सोचना शुरू किया कि आखिर ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है, एक्चुअल प्रमाण क्या है, मतलब सबूत क्या है कि ये सारी चीज़ें एटम वगैरह मतलब कण से, परमाणु से मिलके बनी हुई है। क्योंकि लोग तो इसको फेरी टेल मानते थे, जैसे आप अपनी दादी माँ की कहानियों को मानते हो, ठीक उसी तरह से ये सब बातें भी लोगों के लिए फेरी टेल बन चुकी थी। तो अब लोग साइंटिफिक प्रूफ चाहते थे किसी भी चीज़ के लिए। जैसे अब आपको ही, अगर आपका फ्रेंड कोई बात बताता है कि अरे मेरी गली में ना एक कोरोना का पेशेंट मिला, तो आप उसकी बात पे डायरेक्ट यकीन नहीं कर लेते हैं, आप रिसर्च करते हैं एक्चुअल में मिला कि नहीं मिला, या ऐसी अफवाहें आजकल सुनने को मिलती है ना। तो आज हम अफवाहों पे यकीन नहीं करते, हमें प्रूफ चाहिए। उसी तरह से उस समय लोग भी ना इन सब बातों को, जो इन्फॉर्मेशन थी ना,
इसको अफवाह मान चुके थे पूरी तरह से। उन्हें साइंटिफिक प्रूफ चाहिए था, तो इस साइंटिफिक प्रूफ को देने के लिए अब साइंटिस्ट आ गया है। उन्होंने बोला हम आपको बताते हैं कि सारी चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ नहीं है। बात आई समझ में? तो अब साइंटिस्ट में आए आगे सबसे पहले डाल्टन, जिन्होंने बोला प्रपोज की अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे ही। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू इन्होंने लोगों को ये समझाया कि एटम क्या होता है, एटम का मतलब क्या है, क्या एटम का मतलब मैटर जो हमारे पास आसपास है उसमें मैटर का कंपोजिशन कैसा है, क्या क्या सारी चीज़ें, इन्होंने सब कुछ समझा दिया लोगों को। वो सॉरी रॉन्ग टर्म, हाँ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, सबसे पहले तो चलिए हम लोग यही समझ लेते हैं अपने हिसाब से कि एटम होता क्या है। पुरानी बातों को तो छोड़ें, हम अभी समझ लेते हैं कि आखिर में एक एटम है क्या। तो देखिए आज हम लोग ये जानते हैं कि एटम को हम बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट। मतलब हम अपने आसपास जितना भी मैटर देख रहे हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपके सामने मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर आपने पढ़ा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या बताया गया आपको कि हमारे आसपास ये भी जो भी चीज़ें हैं, ये टेबल, कुर्सी, पेन, मेज वगैरह जो भी सब कुछ ये हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है, मैटर है। लेकिन ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, तो मैटर मिलके बना होता है एटम से। मतलब जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं ना, सब में एटम है, सबके अंदर एटम प्रेजेंट है। बात आ गई समझ में? तो मतलब एटम क्या है, एटम मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे आप जिस कमरे में बैठ के इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उस कमरे को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है, ईंट का है। मतलब जिसने बनाया है, जिस मिस्त्री ने, उसका तो है ही है, लेकिन किसका है, ईंट का। मेन रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर क्या है आपके कमरे का, ईंट है। एक ईंट, दो ईंट, फिर ऐसे ईंट ईंट करते करते दीवार बनी, दीवार से पूरा का पूरा कमरा बन गया। वैसे ही एटम जो है ना, वो मैटर की ईंट है, ठीक है, ब्रिक है जो डेवलप करती है पूरा का पूरा मैटर। समझ में आ गई बात? तो एटम की डेफिनेशन यहाँ से अगर हम देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल भी, स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल ऑफ a substance which can exist freely or not। बात आई समझ में? अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन यहाँ से उड़ गया, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली और नॉट। सच सच बताइए, उड़ा कि नहीं उड़ा? बाउंसर गया ना सिर के ऊपर से, गया। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब देखिए ये है कि हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं ना, उसमें या तो एटम कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है या तो फिर फ्रीली पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब हो सकता है वो जो मैटर है वो दो तीन और सब एलिमेंट्स के साथ में जुड़ के, उनके एटम्स के साथ में जुड़ के पाया जाए मैटर के अंदर एटम, या फिर एटम इंडिविजुअल भी उसमें पाया जा सकता है। मतलब ये फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये बात अगर अभी आपके पल्ले ज़्यादा ना पड़ रही हो तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बात आपके पल्ले तब पड़ेगी जब आप थोड़े और आगे कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएंगे। अभी तो बस हमने क्या देखा, एटम को, कि एटम है क्या, एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल वगैरह है, और इसके बारे में सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले एटम क्या है ये हमने जान लिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बिकॉज कुछ भी हो इस नेचर के अंदर, कोई भी अगर केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस मतलब एक सब्सटेंस मिला, दूसरा सब्सटेंस मिला, दोनों ने मिलके कोई दूसरा सब्सटेंस या एक से ज़्यादा अलग सब्सटेंस बना लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूँ ना, ए और बी को जब मैंने आपस में मिला दिया तो ये मुझे सी और डी बना के देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ए और बी ने मिला के क्या दे दिया, सी और
डी। बात आई समझ में? लेकिन अब देखिए यहाँ फंडा ये है ना कि ये केमिकल रिएक्शन कुछ रूल्स को फॉलो करती है। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो रूल्स क्या है? तो रूल्स तो कई सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? आपको कुछ ही रूल्स उसमें से पढ़ने हैं। जैसे पहला सबसे जो आपको पढ़ना है वो रूल क्या है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि सबसे पहले आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात आ गई समझ में? ये दो लॉज ये केमिकल कॉम्बिनेशन के जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ जो है गैल-सैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, एवोगाड्रोस लॉ, और इसके अलावा एक बचती डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो भी हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग कॉपी कर लीजिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसमें भी फर्स्ट हेडिंग आप लोग कॉपी करिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए क्या लिखी आप लोगों ने हेडिंग? लिखी या नहीं लिखी ये भी बताइए। आई होप लिखी ली होगी, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहला सबसे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझने से पहले ना हम लोग इस वर्ड कंजर्वेशन का मतलब समझ लेते हैं। मास वर्ड से तो आप लोग फेमिलियर ही है। मास मतलब क्या? मैटर चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर का जो कंपोजिशन होता है, मतलब सब्सटेंस का जो अमाउंट कोई मैटर होल्ड कर सकता है, वही क्या होता है? उसका मास। जनरली हम मास को क्या जानते हैं? वेट के नाम से। जैसे आपका वेट अगर कितना हो, मान लीजिए कि 47 kg, 52 kg अगर आपका वेट है तो बोलेंगे आपका मास कितना है? 52 kg। हालांकि मास वेट है तो दो अलग अलग चीजें, लेकिन अभी आप इनको एक मान सकते हैं। मास मतलब समझ गए? अब समझना हमें कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या? तो देखिए कंजर्वेशन मतलब होता है ना सेफ रखना। क्या रखना? सेफ रखना। जैसे आप देखिए हुआ क्या, सपोज कर लीजिए आपने खूब सारे पैसे इकट्ठा किए, कुछ भी 10,000 20,000 रुपए आपने इकट्ठा कर लिए, शायद ज़्यादा ही बोल दिया हूँ, ठीक? इकट्ठा आपने कर लिए। अब हुआ क्या, आप वो पैसे खर्चा करते गए और हुआ क्या, कुछ समय इंस्टेंट के बाद आपको और पैसे मिल गए और वो इकट्ठा हो गए वापस से 20,000 हो गए। तो 20,000 आपके पहले थे, 20,000 आपके बाद में भी हुए। बस हुआ क्या, आपका पैसा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ये पैसा खर्चा हुआ, उधर से और पैसा आ गया, तो नेट मास जो है, मतलब नेट जो आपका पैसा था वो क्या है? अभी भी कंजर्व है ना, चेंज तो हुआ नहीं। 20,000 था, 20,000 है। तो इसको बोलते हैं कि कंजर्वेशन, मतलब सेफ रहे, एज इट इज रहे। उसी तरह से ना हम यहाँ मास के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मास कंजर्व रहेगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब कैसे, तो वो आप तब समझ पाएंगे जब आप ये लॉ पढ़ लेंगे। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना होगा। ये किसने दिया था? लेवोइसियर ने। पूरा नाम था इनका एंटोइने लेवोइसियर। लेवोइसियर, ठीक है? तो एंटोइने लेवोइसियर नाम के साइंटिस्ट ने, इन शॉर्ट हम इन्हें लेवोइसियर भी कहते हैं, इन्होंने ये लॉ दिया। इन्होंने ये लॉ दिया क्या, उसके पहले सुनिए कि इन्होंने ये लॉ कैसे दिया, ये लॉ क्या होता है। उससे पहले इन्होंने क्या किया ना, कार्बन लिया, लकड़ी, चारकोल, उसको जलाना शुरू किया, बर्न किया, तो ये एक कंबस्शन रिएक्शन हुई हमारी यहाँ से। अब कंबस्शन रिएक्शन, नए नए वर्ड देखिए आप लोग अब सुनते जा रहे हैं, 9th में आ गए हैं। 8th की दुनिया खत्म हो चुकी है, 9th की दुनिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, चक्कर खाना भी। तो बी केयरफुल। अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, बातों को, छोटी छोटी चीज़ें समझते रहेंगे तो बच के रहेंगे। कंबस्शन रिएक्शन मतलब क्या, जहाँ पर आपको बर्निंग दिख जाए कि मैं जला रहा हूँ, वो रिएक्शन आप समझ जाएंगे कौन सी रिएक्शन है,
कंबस्शन रिएक्शन। ठीक, तो इन्होंने कार्बन को जलाया और उससे जो कंबस्शन रिएक्शन हुई ना उसकी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब मास ना तो बनता है ना ही मास बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात आ गई समझ में? जैसे जब इन्होंने रिएक्शन ये कराई कि कार्बन को इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, तो एक तो इनको क्या मिली यहाँ से CO2 गैस रिलीज होके जो धुआं उड़ा, और दूसरा ये जो चारकोल के एशेस रहे होंगे वो मिले। अब इन्होंने क्या देखा ना कि यार मैं कार्बन का कितना लेके चला था 10 ग्राम, ऑक्सीजन भी मैंने कितनी ली थी, सपोज कर लीजिए 20 ग्राम, तो ये जो इनको CO2 गैस मिली वो और प्लस जो एशेस मिले चारकोल के, ये दोनों मिला के भी इनको कितने मिले 20 और प्लस 10 यानी कि 30 ग्राम के बराबर। तो देखिए आपका यहाँ पे हुआ क्या है, मास तो पूरा का पूरा कंजर्व है ना, मास में कोई चेंज आया? टोटल 30 ग्राम लेके चले थे, फाइनली 30 ग्राम मिल भी गया। चेंज आया है तो सिर्फ मास के रूप में, मतलब जो मास की फॉर्म है उसमें। यहाँ पर आपका मास कार्बन यानी चारकोल कोयला और O2 यानी ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में था। अब वही मास आपको कार्बन डाइऑक्साइड और चारकोल एशेस के फॉर्म में मिल गया है, लेकिन मिला कितना? उतना ही। 30 ग्राम जलाया तो 30 ग्राम मिल भी गया, बस अलग अलग फॉर्म से मिला। यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अगर आप यहाँ से स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि मास को ना तो हम बना सकते हैं, मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और आगे क्या बोलेंगे? नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, मतलब बस एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, इसका बेस बदल सकते हैं, लेकिन मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय सर एंटोइन लेवोइसियर। आपको याद रखना होगा बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आ गई समझ में? अगला लॉ शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। बट नोट्स अगर आप लोग बना लेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि नोट्स होता है हमारा हथियार। जैसे अगर कोई योद्धा, कोई वॉरियर लड़ाई करने जा रहा हो तो उसके पास हाथ में जो भी तीर कमान होता है वही उसका लड़ाई में सहारा है। उसी तरह से हमारी ये जो लड़ाई है ना, लड़ाई क्या? एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने की, अच्छे मार्क्स लाने की, टॉपर बनने के, टॉप लाने की हमारी लड़ाई तो बस यही है ना। उसमें आपका जो हथियार बनेगा ना वो होगा आपका नोट्स। ठीक, ये बात तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है बात में। ट्विस्ट ये है कि अगर यार हथियार चलाना ही ना है तो तब तो हो गया ना काम। अब बदला वो तीर कमान लेके चल दिया, उसको तो चलाने ही नहीं आता, तब तो मरना उसका पक्का है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि नोट्स बनाना ही नहीं काफ़ी है, उन नोट्स को यूज़ करना भी आना चाहिए। कब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे रिवीजन करना है ना, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। ठीक, तभी मतलब हथियार चला पाएंगे, तभी लड़ाई जीत पाएंगे। बात आगे समझ में? अच्छी लगी हो ये बात तो जाके तुरंत वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, ठीक है, एकदम झकास, एकदम इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखिए हमसे क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग समझाते हैं, पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, फिर इसका थ्योरी बताऊंगा कि इसकी थ्योरी एक्चुअल में है क्या। सपोज कर लीजिए आपके पास ना कोई एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे कोई भी एक आप कंपाउंड ले लीजिए अपनी तरफ से, मान लीजिए कि चलिए वाटर ही ले लेते हैं, H2O वाटर है आपके पास, लेकिन ये वाटर आपको कहाँ से मिला है, रिवर से। आपने रिवर वाटर एक लिया, ठीक, रिवर से मिलने का मतलब ये आपको कहाँ से मिला है, किसी नेचुरल सोर्स से। अब रिवर क्या है, नेचुरल सोर्स है ना, ठीक। दूसरा ये आपके पास एक सैंपल है वाटर का, सैंपल नंबर 1, एक और आपके पास वाटर का सैंपल है, सैंपल नंबर 2, ठीक है, वाटर ही है तो वाटर ही है तो अब ऐसे लिख देते हैं वाटर। और ये इस बार डिफरेंस ये है कि वो सैंपल नंबर 1 तो आपने रिवर से दिया है, लेकिन ये जो सैंपल नंबर 2 है ना वाटर का, ये आपने लैब में बनाया है, ये वाटर आपको लेबोरेटरी में मिला है किसी रिएक्शन के दौरान, तो ये आपको क्या मिला है, लेबोरेटरी से, ठीक है। लेबोरेटरी से मिलने का मतलब कि ये आर्टिफिशियल है, आपने पानी को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है लैब में, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको ये वाटर मिल गया। अरे किसी एसिड बेस रिएक्शन के दौरान मान लीजिए आपको वाटर मिल गया, बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखिए सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 2 है आपके पास। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सैंपल नंबर 1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है, आप सबको मालूम ही होगा, यही तो एक चीज़ है जो हमको याद रहती है केमिस्ट्री में, ठीक। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर नेचुरल सैंपल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट्स का जो रेशियो है वो कितना है, आप मान लीजिए 2:1 का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1 का वेट का रेशियो, मतलब हाइड्रोजन का वेट और ऑक्सीजन के वेट का जब आप यहाँ से रेशियो निकाल दें तो कितना आ रहा है, 2:1 यानी 2/1। तो ये जो वाटर आपने लेबोरेटरी में बनाया है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, इस वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन के वेट और ऑक्सीजन के वेट का जो रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा, यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन इस टू वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 2:1 के बराबर। यहाँ पे भी वेट आप कर लीजिएगा। तो इससे आप मतलब क्या समझे, मतलब आपने ये समझा कि किसी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स मतलब जिन चीज़ों से मिलकर वो कंपाउंड बना है, उसके एलिमेंट्स का वेट रेशियो यानी भार का जो परसेंटेज है, वेट्स का जो रेशियो है, यानी कि कितना अमाउंट उस एलिमेंट का उसके अंदर प्रेजेंट है, हमेशा सेम होता है। इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कंपाउंड मुझे नेचुरल किसी सोर्स से मिला है या मैंने उसे लैब में बनाया है, ठीक है। पानी चाहे बारिश का हो, चाहे नदी का हो, नाले का हो, चाहे लैब में आपने बनाया हो, हमेशा उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन वाटर का कंपोजिशन 2:1 के रेशियो में ही होगा। बात आ गई समझ में। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब ही क्या है कि हिस्सेदारी हमेशा एक जैसी रहे, हिस्सेदारी हमेशा कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब जो बदले ना, कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो। तो यहाँ भी देखिए वेट का रेशियो चेंज नहीं हो रहा। बात आ गई समझ में। इस चीज को आप जो है अगर ऐसे रैंडमली याद रखना चाहे तो मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड AB, ये आपको AB2 है मान लीजिए, कहाँ से मिला, नेचुरल सोर्स से। वही कंपाउंड AB2 आपने लैब में बनाया। अगर इसमें A और B का जो वेट रेशियो है वो कितना है, X:Y के बराबर, तो यहाँ पर जो वाटर आपको जो मतलब AB2 आपको लेबोरेटरी से मिला है उसमें भी A और B के वेट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, X:Y के बराबर होगा। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बात आ गई आपको समझ में, एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन मींस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा हम लोगों ने सुनी एक अच्छी सी कहानी, फेरी टेल नहीं थी, प्लीज फेरी टेल मत कहिएगा, सच्ची घटना, सच्ची कहानी एटम के एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, तो
एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए, एटम की थ्योरी से रिलेटेड सारे कि क्या क्या एटम से रिलेटेड थ्योरीज थी, लोगों ने कैसे एटम के बारे में समझा और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब देखिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि लोग जब इन सब जानकारियों को जो कि महर्षि कणाद और डेमोक्रियस ने दी थी उनको अफवाह मान चुके थे, तो कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने लोगों को किस तरह से एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में समझाया। मींस हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरीज के बारे में, जो भी थ्योरीज एटम से रिलेटेड होंगी उनके बारे में। बात आ गई समझ में। साथ ही साथ में अपन ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मेनली हमें पढ़ना है, उसको पढ़ लेंगे। फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वो क्लास आपको तब समझ में आएगी जब आप आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको फाइनली पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अपने काम में बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी लेजनेस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये नॉलेज स्प्रेड होगी चारों तरफ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। बाय।